साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है यूपी पीसीएस 2023 की जो मुख्य परीक्षा होनी है और यूपीएससी 2023 की मुख्य परीक्षा होनी है, उसके लिए हम लोग टेस्ट देख रहे हैं। मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग का टेस्ट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से हम लोग कुछ टेस्टों को यहाँ पर देखेंगे। तो आज के दिन हम लोग जो इसका टेस्ट नंबर जो 3 है, अभी हम लोग टेस्ट नंबर 2 नहीं किए, टेस्ट नंबर 3 जो है इसका, उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इसमें कुल 20 प्रश्न हैं और इस वीडियो में हम लोग इसके शुरुआत के 10 प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हमें उत्तर को लिखना है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है। आप नेट पे जाइए, गूगल में जो है आप विजन आईएएस मेंस 2023 टेस्ट सीरीज पीडीएफ डालेंगे। यदि आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश लिख दीजिए, और कौन सा टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, तो इस तरीके से आप नंबर लिख देंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। तो ये आपका जो प्रश्न पत्र है, ये आपका GS1 प्रश्न पत्र से संबंधित इसमें प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो इसमें हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इन सब प्रश्नों को इसमें रखा गया है। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारत में 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित और फली फूली पहाड़ी चित्रकला शैली का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है पहाड़ी चित्रकला शैली जो है वो किस प्रकार से फली फूली और उसके कौन कौन सी विभिन्न शैलियाँ हैं, उन शैलियों के बारे में इस प्रश्न में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इसमें लिखेंगे कैसे। तो पहले पहाड़ी चित्रकला शैली का एक संक्षिप्त विवरण देंगे, फिर पहाड़ी चित्रकला की विभिन्न शैलियों, उनकी विशेषताओं की विवेचना करेंगे और फिर उसी के हिसाब से हम लोग एक निष्कर्ष दे देंगे। तो इसका प्रश्न जो चालू करेंगे एक संक्षिप्त परिचय के साथ में। तो पहाड़ी लघु चित्रकला शैली का विकास 17वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर के 19वीं सदी के मध्य तक हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, जम्मू और गढ़वाल के कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों में हुआ था। यह राजस्थानी चित्रकला की संकल्पना एवं अनुभूति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसका केंद्रीय विषय जो है वो राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम का चित्रण। तो ध्यान रखिएगा, जो पहाड़ी चित्रकला शैली है इसका जो केंद्रीय विषय है वो राधा और कृष्ण का प्रेम है, शाश्वत प्रेम है। अब बात करते हैं पहाड़ी चित्रकला की जो विभिन्न शैलियां हैं, उन विभिन्न शैलियों की जो विशेषता हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर मुख्यतः आप देखेंगे तो आपको 4 शैलियां मिलेंगी। आपकी पहली है बसोहली या बसोली चित्रकला, दूसरा है आपका गुलेर चित्रकला, तीसरा है कांगड़ा चित्रकला, कांगड़ा, और आपका चौथा मिलेगा आपको कुल्लू मंडी चित्रकला। तो एक एक करके देखते हैं। पहले आप बात करते हैं बसोहली या बसोली चित्रकला के बारे में। तो यह चित्रकला 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 18वीं शताब्दी में भारत के पहाड़ी राज्यों में फली फूली और अपने सुस्पष्ट जीवंत रंगों एवं रेखाओं के लिए जानी जाती है। हालांकि इस शैली का नाम छोटे से स्वतंत्र राज्य बसोहली से लिया गया है, लेकिन इसके उदाहरण संपूर्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। चित्रों की श्रृंखला रसमंजरी इसके आरंभिक उदाहरणों में से एक है। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, इसकी विशेषताओं में एक गैर यथार्थवादी शैलीबद्ध चेहरे की प्रस्तुति है। इसकी विशेषताओं में एक गैर यथार्थवादी, मतलब ये यथार्थवादी नहीं, गैर यथार्थवादी शैलीबद्ध चेहरे की प्रस्तुति है, जिसे पार्श्वचित्र प्रोफाइल के रूप में दर्शाया गया है और इसमें बड़ी एवं पैनी आंखें बनाई जाती हैं। इसमें हमेशा चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पृष्ठभूमि में गेरुआ, पीले, भूरे और हरे रंग की प्रधानता होती है। इस चित्रकला की विशिष्ट तकनीक सफ़ेद रंग की मोटी उभरी हुई बूंदों द्वारा आभूषणों को चित्रित करना है, जिसमें हरे भृंगों के पंखों के टुकड़ों का उपयोग पन्ना रत्न को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब दूसरी शैली है गुलेर चित्रकला। गुलेर चित्रकला के बारे में बात करें तो बसोली चित्रकला, जो सबसे पहले हम लोग बात करें बसोली या बसोली चित्रकला के अंतिम चरण के ठीक पश्चात चित्रकला के जम्मू समूह का उद्भव हुआ। इसमें मूल रूप से गुलेर से संबंध रखने वाले और जसरोटा में बस जाने वाले कलाकार नैनसुख द्वारा जसरोटा ये जम्मू के निकट एक छोटा स्थान है, कि राजा बलवंत सिंह के चित्र शामिल हैं। नैनसुख
ने जसरोटा और गुलेर दोनों स्थान पर कार्य किया। यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह चित्रकला एक नई प्राकृतिक तथा कोमल शैली में है जो बसोहली कला की प्रारंभिक परंपराओं में एक परिवर्तन का द्योतक है। प्रयुक्त रंग कोमल तथा शीतल है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शैली मोहम्मद शाह के समय की मुगल चित्रकला की प्राकृतिक शैली से प्रभावित हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कांगड़ा चित्रकला। तो देखिए, गुलेर शैली के पश्चात कांगड़ा शैली नामक चित्रकला की एक अन्य शैली का उद्भव 18वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में हुआ, जो पहाड़ी चित्रकला के तृतीय चरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह शैली कांगड़ा, गुलेर, बसोहली, चंबा, जम्मू, नूरपुर और गढ़वाल आदि विभिन्न स्थानों पर फली फूली। इस शैली के आरेखण में कोमलता और प्रकृतिवाद की गुणवत्ता जैसी विशेषताएं हैं। इन चित्रकलाओं में पार्श्विका में महिलाओं के चेहरों पर नाक लगभग माथे की सीध में है, नेत्र लंबे तथा तिरछे हैं और ठुड्डी जो है वो नुकीली है तथा आकृतियों का कोई प्रतिरूपण नहीं है और बालों का एक सपाट समूह माना गया है। आगे चलते हैं। अगला है कुल्लू मंडी चित्रकला। पहाड़ी क्षेत्र में प्रकृतिवादी कांगड़ा शैली के साथ साथ कुल्लू मंडी क्षेत्र में चित्रकला की एक लोक शैली ने भी उन्नति की तथा इसे मुख्य रूप से स्थानीय परंपरा से प्रेरणा मिली। इस शैली की विशेषता मजबूत एवं प्रभावशाली आरेखण और गाढ़े तथा हल्के रंगों का प्रयोग है। हालांकि कुछ मामलों में कांगड़ा शैली का प्रभाव देखा जा सकता है, फिर भी इस शैली ने अपनी विशिष्ट लोक चरित्र को बनाए रखा है। इस शैली में बड़ी संख्या में कुल्लू और मंडी शासकों के चित्र तथा अन्य विषयों पर लघुचित्र उपलब्ध हैं। चित्रकला की पहाड़ी शैली की शुरुआत बसोहली में एक अपरिष्कृत एवं अत्यधिक अलंकृत शैली के रूप में हुई है और यह गुलेर या आरंभिक कांगड़ा के दौर से होते हुए भारतीय कला में उत्कृष्ट और परिष्कृत कांगड़ा शैली के रूप में उभर कर आई है। अगला है चर्चा कीजिए कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई। अगला जो प्रश्न है वो है चर्चा कीजिए कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई और इसके प्रभावों पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें औद्योगिक क्रांति के बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे कि औद्योगिक क्रांति है क्या, और फिर उन बिंदुओं की तरफ हम लोग बात करेंगे, उन बिंदुओं की बात करेंगे या उन कारणों की जिसकी वजह से इंग्लैंड में ये औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ होती है, और फिर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या रहे उन प्रभावों को देखेंगे और उसके अनुसार हम लोग निष्कर्ष पे आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, है क्या ये। तो औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण एवं नवाचार की अवधि थी। औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण एवं नवाचार की अवधि थी जिसकी शुरुआत वर्ष 1760 के आसपास इंग्लैंड में होती है। इसके परिणाम स्वरूप छोटे कुटीर उद्योगों, जिनमें वस्तुओं का निर्माण हाथों से होता था या किया जाता था, से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों की ओर संक्रमण होता है। रोजगार, उत्पादन के मूल्य तथा निवेश की गई पूंजी के संदर्भ में वस्त्र उद्योग औद्योगिक क्रांति का प्रमुख उद्योग था। ठीक है, देखिए, रोजगार, उत्पादन के मूल्य तथा निवेश की गई पूंजी के संदर्भ में वस्त्र उद्योग जो है औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख उद्योग था। वर्ष 1750 से पहले इंग्लैंड में हुई घटनाओं ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जो औद्योगिक क्रांति के अनुकूल थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए जो जिम्मेदार कारण है वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला कारण है तकनीकी प्रगति का होना। औद्योगिक क्रांति विभिन्न तकनीकी आविष्कारों के कारण संभव हुई। इनमें से अधिकांश आविष्कार इंग्लैंड में हुए। उदाहरण के लिए जेम्स हरगिब्स द्वारा कताई जेनी का आविष्कार, एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर लूम का आविष्कार तथा जेम्स वाट द्वारा स्टीम इंजन में सुधार, ये सारे आविष्कार आपके इंग्लैंड में ही होते हैं। तो आप सीधे सीधे उदाहरण में कताई जेनी, पावर लूम, स्टीम इंजन ऐसे लिख दीजिए। किसने आविष्कार किया ये लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कृषि क्रांति और शहरों की ओर पलायन। बाड़ाबंदी आंदोलन का परिणाम अधिक फसल उत्पादन के साथ अधिक लाभकारी खेती के रूप में सामने आया। ठीक है, बाड़ाबंदी आंदोलन का परिणाम जो है वो अधिक फसल उत्पादन के साथ अधिक लाभकारी खेती के रूप में सामने आया। हालांकि इसने बहुत से छोटे किसानों को क्या कर दिया, विस्थापित किया। प्रायः ये पुरुष एवं महिलाएं नए कारखानों में काम करने के लिए शहरों में चले गए और औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त श्रम प्रदान किया। तो एक प्रकार से ये जो कृषक थे ये आपके शहरों में जाते हैं और जो मजदूरों की आवश्यकता थी उसकी ये पूर्ति करते हैं शहरों में जाके करके। तो अगला है तीसरा, संसाधनों की उपलब्धता।
संसाधनों को उपलब्ध, देखिए इंग्लैंड के पास उत्पादन के 3 कारक जो होते हैं, भूमि, श्रम एवं पूंजी, पर्याप्त मात्रा में थे। इसके पास कोयला, लौह तथा अन्य संसाधनों के भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे औद्योगिक क्रांति का आरंभ करने में मदद मिली। अगला है चौथा, औद्योगिक उत्पादों की मांग। देखिए इंग्लैंड के शहरों में नवीन जीवन शैली के कारण औद्योगिक उत्पादों की घरेलू मांग में वृद्धि हुई। उत्पादित अधिशेष माल हेतु उपनिवेशों में भी पूर्व निर्मित बाजार उपलब्ध थे। उत्पादित अधिशेष माल हेतु, जो मतलब अधिक माल होता था, कुछ खपत तो उनकी हो जाती थी घरेलू स्तर पे, जो बचा हुआ माल होता था उसे वो उपनिवेशों में, जो उनके लिए पूर्व निर्मित बाजार था, वहाँ पे वो उपलब्ध कराते थे, वहाँ पे बेचते थे। अगला है आपका 5वां पॉइंट, स्थिर सरकार और अर्थव्यवस्था। इस अवधि में, जो ये औद्योगिक क्रांति के जो टाइम पीरियड था, इस अवधि में अत्यधिक वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और व्यापार तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया ने संयुक्त स्टॉक कंपनियों का गठन करने, संपत्ति अधिकारों को लागू करने तथा आविष्कारों के लिए पेटेंट को मान्यता प्रदान करने में मदद की। तो इस चीज ने भी जो है औद्योगिक क्रांति को बूस्ट किया। तो उपर्युक्त कारकों ने इंग्लैंड को प्रथम औद्योगिक देश बनने में सहयोग किया। इसके साथ ही औद्योगिक क्रांति ने समाज एवं लोगों के जीवन स्तर पर एक चिरस्थायी प्रभाव डाला। इस प्रभाव को हम लोग निम्न बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं। पहला है आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक क्षेत्रक का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इंग्लैंड के सकल घरेलू उत्पाद में, जो वहाँ का जीडीपी था, में तीव्रता से वृद्धि हुई, जिससे यह निर्मित वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक हो गया और कच्चे माल का आयातक बन गया। ये दूसरे देशों से या उपनिवेशों से कच्चे माल आयात करता था और यहाँ से निर्यात करता था। दूसरा, समाज पर प्रभाव। इससे तीव्र शहरीकरण प्रारंभ होता है। औद्योगिकरण से जो होता है, तीव्र शहरीकरण को प्रोत्साहन मिला या प्रारंभ होता है, तब मध्यम वर्ग की आबादी में वृद्धि हुई। समाज पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में विभाजित हो गया और श्रमिक वर्ग को अमानवीय परिस्थितियों के साथ मलिन बस्तियों में रहने के लिए विवश होना पड़ा। तो ये समाज पर प्रभाव पड़ता है। साम्राज्यवाद का उदय। देखिए औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे औपनिवेशिक शक्तियों ने सैन्य बल एवं प्रत्यक्ष शासन का उपयोग करके उपनिवेशों पर अधिकाधिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इन उपनिवेशों का कच्चे माल के लिए शोषण किया जाता था और ये तैयार उत्पादों के लिए बाजार के रूप में भी कार्य करते थे। पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ। कारखानों में रसायनों एवं ईंधन के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि भी हुई। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, हालांकि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आरंभ हुई, लेकिन इसका प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं रहा। 19वीं सदी के आरंभ में कई अन्य पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र भी औद्योगिकृत हो गए। इससे साम्राज्यवाद का उदय हुआ और विश्व भर में उपनिवेशों तथा बाजारों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु एक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक लोकप्रिय जनचरित्र होने के बावजूद, पॉपुलर मास कैरेक्टर होने के बावजूद स्वदेशी आंदोलन 1908 के आते आते तक समाप्त हो गया, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्वदेशी आंदोलन का संक्षिप्त परिचय देंगे। स्वदेशी आंदोलन आपका कब प्रारंभ हुआ? जब बंगाल विभाजन होता है 1905 में, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का संक्षिप्त परिचय देंगे। फिर उसके बाद ये बताएंगे आंदोलन के लोकप्रिय जनचरित्र की विवेचना करेंगे। जो इसका लोकप्रिय जनचरित्र था उसकी बात करेंगे कि किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक लोकप्रिय जनचरित्र, मतलब एक लोकप्रिय ये जन आंदोलन था। और फिर इसके बाद बात करेंगे, जो तीसरा इसमें रहेगा वो है कि 1908 के मध्य तक आते आते आंदोलन को समाप्त क्यों होना पड़ा, वो कौन से कारण उत्तरदायी थे, और फिर निष्कर्ष बता देंगे। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति विभाजन विरोधी आंदोलन में होती है। जो विभाजन, बंगाल विभाजन होता है 1905 में, इसमें होती है। इसका आरंभ जो है वो अंग्रेजों के बंगाल विभाजन के निर्णय का विरोध करने के लिए हुआ था। सदी के आरंभ में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक बड़ी प्रगति की। जो ये स्वदेशी आंदोलन था, इसके लोकप्रिय चरित्र को आप निम्न बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि ये एक लोकप्रिय जन आंदोलन था। पहला, इसमें विभिन्न वर्गों की व्यापक भागीदारी थी। इसमें महिलाओं, छात्रों तथा शहरी और ग्रामीण आबादी के बड़े वर्ग ने न केवल बंगाल से बल्कि भारत के अन्य हिस्सों से भी पहली बार राजनीति में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया। दूसरा,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं का उदय होता है इस आंदोलन से। रूढ़िवादी नरमपंथ से लेकर के राजनीतिक चरमपंथ तक, क्रांतिकारी उग्रवाद से लेकर के प्रारंभिक समाजवाद तक, याचिका और सार्वजनिक भाषणों से लेकर के निष्क्रिय प्रतिरोध तक, बहिष्कार तक, सार्वजनिक भाषणों से लेकर निष्क्रिय प्रतिरोध तथा बहिष्कार तक तथा सभी की उत्पत्ति इस आंदोलन में होती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आंदोलन का जो करैक्टर था वो लोकप्रिय जनचरित्र वाला था। अब उन कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से यह आंदोलन समाप्त होता है। हालांकि 1908 के मध्य तक आते आते यह आंदोलन निम्नलिखित कारणों से समाप्त हो गए। वो कौन से कारण थे? पहला, सरकारी दमन। तो देखिए, दमन ने सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और प्रेस पर नियंत्रण तथा प्रतिबंध का रूप ले लिया। आंदोलन के प्रतिभागियों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से निष्कासित कर दिया गया, सरकारी सेवा से हटा दिया गया और उन पर जुर्माने लगाए गए तथा कई बार उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया। उदाहरण के लिए वर्ष 1906 के बारिशाल आंदोलन के दौरान पुलिस ने सम्मेलन को बलपूर्वक तितर बितर कर दिया और बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को निर्ममता से पीटा। दूसरा, आंतरिक झगड़े। देखिए, आंदोलन की दिशा के संदर्भ में कांग्रेस के भीतर मतभेद था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1907 के सूरत विभाजन ने आंदोलन को कमजोर कर दिया, क्योंकि कांग्रेस जो है दो धड़ों में बट गई, नरम दल और गरम दल में। ठीक है। तीसरा, सीमित प्रभाव। देखिए, यद्यप स्वदेशी आंदोलन का प्रसार बंगाल से बाहर भी होता है, किंतु शेष देश राजनीति की नई शैली और मंच को अपनाने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं थी। इसका सबसे अधिक प्रभाव का बंगाल में दिखाई पड़ता है। नेतृत्वकर्ताओं का अभाव। देखिए, वर्ष 1907 और 1908 के मध्य अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र सहित बंगाल के कई प्रमुख नेताओं को निर्वासित कर दिया गया। तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई तथा बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। इस प्रकार संपूर्ण आंदोलन जो है वो नेतृत्वविहीन हो गया। इसके अतिरिक्त प्रभावी संगठन का अभाव भी था। तो यद्यप निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसा और असहयोग आदि जैसे तकनीकों का उपयोग किया गया, किंतु इनका कार्यान्वयन केंद्रीकृत, अनुशासित और केंद्रित नहीं था। अगला रीजन क्या था? जन आंदोलनों की अवधि। देखिए, जन आंदोलन में आक्रामकता तथा आत्म बलिदान का एक समान स्तर बनाए रखते हुए उन्हें बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता है, विशेष रूप से जब गंभीर दमन का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में विराम लेने तथा अगले संघर्ष के लिए बल समेकित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि हालांकि स्वदेशी आंदोलन को एक विफलता के रूप में देखना सही नहीं होगा। इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विचार के विकास में तथा इस विचार को अब तक इससे अनभिज्ञ जनता तक ले जाने में बड़ा योगदान दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का संक्षिप्त विवरण देते हुए वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो देखिए, हम क्या करेंगे, हम पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन का संक्षिप्त परिचय देंगे। ठीक है, उसके बाद उन विशिष्ट परिस्थितियों पर प्रकाश डालेंगे जिनके तहत इसे आरंभ किया गया था, और वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का उल्लेख करेंगे, और फिर हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, जिसे शॉर्ट में हम लोग नाम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, तो नाम का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1961 के पहले बेलग्रेड सम्मेलन में की गई थी। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में जवाहरलाल नेहरू, भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो और मिस्र के जमाल अब्देल नासेर शामिल थे। 25 सदस्यों की भागीदारी वाले संघ के रूप में आरंभ हुआ यह आंदोलन संयुक्त राष्ट्र से बाहर सबसे बड़ा स्वतंत्र एवं अनौपचारिक संघ बन गया, जिसमें 120 सदस्य राष्ट्र और 17 पर्यवेक्षक शामिल रहे हैं। यह आंदोलन संयुक्त राष्ट्र से बाहर सबसे बड़ा स्वतंत्र एवं अनौपचारिक संघ बन गया, जिसमें 120 सदस्य राष्ट्र और 17 पर्यवेक्षक शामिल रहे। अब हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में देखें तो सबसे पहले बात करते हैं इस आंदोलन के गठन का तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो गुटों के उद्भव के कारण, एक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर था। तो दो गुटों के उद्भव के कारण इसकी स्थापना हुई। इनमें से एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ द्वारा किया जा रहा था। इसकी भूमिकाएं और उद्देश्य क्या थे? तो देखिए, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आने वाली समस्याओं और चुनौतियों पर तटस्थ रहना नहीं था, बल्कि
प्रत्येक मामले के दोषों के आधार पर साझा एवं संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना था। यह उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद और रंगभेद के विरुद्ध लड़ने तथा एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध था, जो निष्पक्ष और न्याय संगत हो तथा विकासशील देशों के हितों की रक्षा करे। संकट का चरण और विकास कैसे होता है, देखिए शीत युद्ध की समाप्ति तथा वर्ष 1991 में 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने इसकी प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि तब तक उपनिवेशवाद और रंगभेद की समाप्ति के इसके आरंभिक उद्देश्यों को काफी हद तक प्राप्त किया जा चुका था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, कुछ जो नई भूमिका है वो क्या है, तो इसकी नई भूमिका में विकासशील देशों की शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना इस आंदोलन के नए लक्ष्य के रूप में उभरा है। हम वर्तमान समय में नाम अर्थात नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में बात करें तो इसको आप निम्न रूपों में देख सकते हैं। पहला है विदेश नीति का अभिन्न अंग। देखिए भारत जैसे कई विकासशील देश अभी भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से बचने की नीति सभी छोटे और विकासशील देशों के लिए वैध बनी हुई है वर्तमान में भी। दूसरा दक्षिण दक्षिण सहयोग, यह उन विषयों को उठाता है, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन उन विषयों को उठाता है जो वैश्विक दक्षिण के लिए प्रमुख चिंता के विषय हैं। इससे संपूर्ण विश्व में समानता और शांति को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने में सहायता मिलेगी। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। गुट निरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर समझौता वार्ता करने तथा उनका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा कराने हेतु एक मंच के रूप में कार्य कर सकता है। इससे प्रत्येक सदस्य के लिए अनुकूल निर्णय लिया जा सकता है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का संरक्षण। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्षेत्रीय अखंडता और राज्य की संप्रभुता के संरक्षण का बारंबार आह्वान करता है। यह बड़ी शक्तियों की विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बावजूद इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सदस्य देशों के बीच अपर्याप्त सहयोग का होना। यह सिर्फ वार्तालाप के लिए एक मंच बनकर रह गया और इसमें वैश्विक आतंकवाद जैसी उभरती सुरक्षा चिंताओं आदि के संबंध में पहल की कमी है। इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है तथा सदस्य देशों द्वारा इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना आवश्यक, ताकि नाम अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक प्रमुख एवं अग्रणी भूमिका निभा सके। इसमें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव और प्रसार के लिए उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भारत में बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव एवं प्रसार के बारे में संक्षेप में लिखेंगे और फिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव प्रसार के कारणों को सूचीबद्ध करेंगे, उन उत्तरदायी कारणों को बताएंगे जिसकी वजह से इनका उद्भव होता है और फिर निष्कर्ष देंगे। तो देखिए उत्तर पे चलते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारत में वैदिक प्रथाओं की प्रधानता थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारत में वैदिक प्रथाओं की प्रधानता थी। तत्पश्चात ब्राह्मणवाद के अनुष्ठानी रूढ़िवादी विचारों का विरोध बढ़ने लगा, जिसके कारण अंततः कई अनिश्वरवादी धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त प्रचलित सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियां भी बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव और प्रसार का कारण बनी। अब हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव प्रसार हेतु उत्तरदायी कारकों को देखें तो इसमें तो देखिए प्रश्न में जो है तो यहाँ पर हम लोग मुख्यतः दो कारकों की बात करेंगे। तो एक है सामाजिक धार्मिक कारक और दूसरा है आपका आर्थिक कारक। ठीक है, तो दो कारकों के तहत विभिन्न कारणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक धार्मिक कारकों में वर्ण व्यवस्था को बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था की तो देखिए उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था और इसी के अनुसार उनके कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे तथा विशेषाधिकार सौंपे गए थे। इसके कारण न केवल सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ बल्कि सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करने वाली प्रतिक्रियाओं का भी जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त शुद्धता अर्थात शुचिता और अशुद्धता अर्थात अशुचिता की अवधारणा पर आधारित जातियों की पारंपरिक पदशोपानी व्यवस्था ने जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता को अनटचेबिलिटी को जन्म दिया। दूसरा सामाजिक धार्मिक कारक है अनुष्ठान
और समारोह। देखिए कर्मकांडों और समारोहों की प्रधानता पूजा उपासना की प्रथा पर जो है वो हावी होने लगी। मतलब पूजा पाठ गौड़ हो गए, कर्मकांड और समारोह ये ज़्यादा प्रधान हो गए, तो इनके हावी होने लगे जो सामान्य लोगों को स्वीकार्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था महंगी व आडंबरपूर्ण हो गई तथा अंधश्रद्धा एवं अंधविश्वास ने लोगों को और अधिक भ्रमित कर दिया। अगला कारण जो था वो था ब्राह्मणवादी वर्चस्व का। ब्राह्मण स्वयं को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानते थे। इसके कारण संस्कृत भाषा पर अपने प्रभुत्व का लाभ उठाकर और अपने हित के अनुसार धर्म की व्याख्या करके उन्होंने वैदिक शिक्षा पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। इसका विरोध नए धर्मों के उदय से हुआ जो सभी के लिए खुले थे। अगला पॉइंट है वर्नाकुलर या स्वदेशी भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश क्रमशः, मतलब बौद्ध धर्म का उपदेश जो है पाली भाषा में और जैन धर्म का उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए। ये भाषाएं सामान्य जन द्वारा बोली जाती थी, जबकि इसके विपरीत संस्कृत का प्रयोग उस समय जो स्वयं को विद्वान समझते थे तो विद्वान लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। सामान्य जन की भाषा में उपदेशों की सहायता से नए धर्म अपने संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने में सफल हुए। जो सामान्य जन की भाषा में उपदेशों की सहायता, जो नए धर्म थे चाहे जैन हो या बौद्ध, ये सामान्य जन की भाषा में अपने उपदेश देते थे और उन उपदेशों की सहायता से नए धर्म जो है अपने संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने में सफल हुए। अब आर्थिक कारकों की बात कर लेते हैं। आर्थिक कारक कौन से थे? तो पहला है व्यापार का विकास। देखिए इस अवधि के दौरान व्यापार के विकास से वैश्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। वे अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा संभव नहीं था। मतलब रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था में वैश्य जो है इनकी स्थिति जो है अस्पष्ट थी। दूसरा साहूकारी की प्रथा है। देखिए व्यापारियों के लिए ऋण देना अनिवार्य था, जो कि वेदों में निषिद्ध था। इसलिए व्यापारी वर्ग ने इन नए धर्मों को अपना समर्थन दिया। अगला है इसमें नई कृषि अर्थव्यवस्था का उद्भव। देखिए बलि के रूप में मवेशियों को अंधाधुंध मारने की वैदिक प्रथा नई कृषि अर्थव्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने लगी। जब मवेशी मारे जाएंगे तो कृषि कार्य करने के लिए पशु कहाँ से मिलेंगे? इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म द्वारा अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसे व्यवसायियों व व्यापारियों के बीच लोकप्रियता तथा समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं इस प्रकार बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव समाज में बदलती परिस्थितियों की अनुक्रिया के रूप में हुआ और राजाओं, बड़े व्यापारियों, अमीर गृहस्थों, आम जनता एवं दरबारी लोगों द्वारा इसका अनुसरण किया गया। इन धर्मों ने उस नए समाज का प्रतिनिधित्व किया जिसका उद्भव 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा था। बुद्ध और महावीर ने एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता के प्रति अनुक्रिया की जिसमें वैदिक कर्मकांड प्रासंगिक न हो। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में 19वीं शताब्दी में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में समाज सुधारकों के योगदान का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, भारत में सुधार आंदोलनों के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। फिर भारत में 19वीं शताब्दी में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन से जुड़े समाज सुधारकों और उनके योगदानों को सूचीबद्ध करेंगे और फिर निष्कर्ष देंगे। तो देखिए 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा भारत पर आधिपत्य ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था की कुछ गंभीर कमजोरियों और कमियों को उजागर कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों और आंदोलनों ने सामाजिक सुधार एवं पुनरुत्थान की दृष्टि से सामाजिक व धार्मिक परंपराओं में परिवर्तन लाना शुरू किया। तदनुसार 19वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में समाज सुधारकों द्वारा अनेक आंदोलन किए गए। ये सुधार आंदोलन भारतीय समाज को आधुनिक विचारों के अनुरूप पुनर्गठित करने की दृष्टि से आरंभ किए गए थे। इनमें जो कुछ शामिल हैं तो सुधारकों में पहले है राजा राम मोहन राय। इन्होंने आत्मीय सभा 1814 और ब्रह्म समाज 1828 की स्थापना की। इनमें बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, सती जैसी प्रथाओं की निंदा की गई। अवतारवाद में अविश्वास जताया गया और जाति व्यवस्था की आलोचना की गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसी भी शास्त्र पर मानवीय तर्क और विवेक को प्रधानता दी। ठीक है, जो लिखा है उसको नहीं माना बल्कि उसको तर्क और विवेक के आधार पर माना गया। अगला है केशव चंद्र सेन। देखिए ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रचलित जाति प्रथा का विरोध किया और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के प्रमुख और वेथ्यून स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा
का मार्ग प्रशस्त किया, विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने की दिशा में कार्य किया और बाल विवाह तथा बहुविवाह के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो देखिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और हिंदू धर्म को शुद्ध करने के लिए शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व किया। साथ ही उन्होंने एक जाति विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना की तथा हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, चमत्कार, जादू टोने और पशु बलि आदि में विश्वास की आलोचना की। बाल शास्त्री जाम्भेकर, वह बॉम्बे अर्थात वर्तमान मुंबई जिसे कहते हैं, में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार में अग्रदूत थे। बाल शास्त्री जाम्भेकर, उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता की आलोचना की और प्रचलित हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयत्न किया। ज्योतिराव फुले, उन्होंने उच्च जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन को संगठित कर किया। इसके अतिरिक्त लैंगिक समानता में दृढ़ विश्वासी होने का उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास किया और लोगों में दो प्रकार के ज्ञान को बढ़ावा दिया, अर्थात लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए धर्मनिरपेक्ष ज्ञान और स्वयं पर विश्वास रखने और अपनी नैतिक भावना को सशक्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालम योगम, इसे केरल के इजावा समुदाय के बीच श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा शुरू किया गया था। इजावा ताड़ी निकालने वाले लोगों की पिछड़ी जाति जिसे अछूत माना जाता था, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था और उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। नारायण गुरु ने उन सभी धर्मों को एक समान माना गुरु ने सभी धर्मों को एक समान माना और पशु बलि की निंदा की। उन्होंने जाति, नस्ल और पंथ के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध भी आवाज उठाई। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य को भी आप याद रखिएगा, जैसे कि कुछ संगठनों के जिन्होंने सामाजिक सुधार में कार्य किया, जैसे कि पहला है परमहंस मंडली। तो यह देखिए परमहंस मंडली जो है ये आपका 1849 से 50 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर एवं दादोबा पांडुरंग की सहायता से बंबई में स्थापित की थी। यह एकेश्वरवाद, परमहंस मंडली एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। वहीं प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रार्थना समाज ने, ठीक है, स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इन्होंने मतलब प्रार्थना समाज ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह एवं जाति पाति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। वहीं एक नाम आता है पंडिता रमाबाई का। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विधवा आश्रम शारदा सदन की स्थापना की। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारत में होम रूल आंदोलन के विकास, भारत में होम रूल आंदोलन के विकास और साथ ही इसके योगदानों का विवरण दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग होम रूल आंदोलन का संक्षिप्त परिचय देंगे, फिर भारत में इस आंदोलन के विकास की विवेचना करेंगे और इसके योगदानों को रेखांकित करेंगे और फिर निष्कर्ष पर चले आएंगे। देखिए, होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय लीग द्वारा, होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग द्वारा आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की तरह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा प्राप्त करना था। यह प्रथम विश्व युद्ध के प्रति कम आक्रामक किंतु अधिक प्रभावी तरीके से भारत की प्रतिक्रिया थी। होम रूल आंदोलन का विकास कैसे होता है? 1915 में विकास होता है। एनी बेसेंट ने स्वायत्त उपनिवेशों की तर्ज पर युद्ध के पश्चात भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए वर्ष 1915 के आरंभ में होम रूल लीग के लिए अपना अभियान प्रारंभ किया। दूसरा, उन्होंने अपने समाचार पत्रों, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ तथा सार्वजनिक बैठकों और सम्मेलनों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया। फिर आता है वर्ष 1916। लोकमान्य तिलक ने मई 1916 में अपनी होम रूल लीग की शुरुआत की। उनकी लीग की 6 शाखाएं थीं, जो महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़ करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों को शामिल करती थी। जबकि एनी बेसेंट की लीग की 200 शाखाएं थीं, जो बॉम्बे सहित देश के शेष भागों में कार्य कर रही थीं। एनी बेसेंट ने स्वशासन के लिए एक शक्तिशाली प्रचार अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने जून 1916 में अपनी होम रूल लीग की लंदन शाखा का गठन किया था। सितंबर 1916 में मद्रास में इनकी इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत हुई। जॉर्ज अरुंडेल, BW वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर आदि इनके सहयोगी थे। एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग उसके सहयोगी थे। बाद में होम रूल
आंदोलन में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, के.एम. मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय भी शामिल हो गए। इसके बाद देखिए वर्ष 1919 आता है। जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया और धीरे धीरे होम रूल आंदोलन जो है ये अल्पकालिक सिद्ध हुआ। वर्ष 1919 तक यह आंदोलन प्रभावी संगठन के अभाव, वर्ष 1917-18 के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों और 1919 के संवैधानिक सुधारों घोषणा आदि के कारण धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो है होम रूल लीग आंदोलन के योगदान की बात कर लेते हैं। तो इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया आयाम प्रदान किया, अर्थात इस आंदोलन ने शिक्षित अभिजात वर्ग से लेकर के आम जन तक ध्यान केंद्रित किया। इसने देश और शहरों के मध्य एक संगठनात्मक संपर्क स्थापित किया। इसने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया और जन समुदाय को गांधीवादी आदर्शों की राजनीति के लिए प्रशिक्षित किया। चौथा, अगस्त 1917 में मांटेग्यू की घोषणा और मोंटफोर्ट के सुधार काफ़ी हद तक होम रूल आंदोलन से प्रभावित थे। वहीं लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल को पुनः एकजुट करने की दिशा में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों ने कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रवाद के प्रभावी साधन के रूप में पुनर्जीवित किया। तो इसने होम रूल लीग को कांग्रेस संगठन के अंग एवं घटक के रूप में मान्यता दिलाने के लिए तीव्र प्रयास किया। इस प्रकार होम रूल लीग और उससे जुड़ी गतिविधियों का कुछ सकारात्मक प्रभाव और आने वाले वर्षों में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। अगला प्रश्न है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहलों ने गांधी जी को गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति रखने वाला एक राष्ट्रवादी के रूप में चिन्हित किया। विवेचना करना, देखिए भारतीय राजनीति हम कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे भारतीय राजनीति में गांधी जी की प्रारंभिक भागीदारी पर एक संक्षिप्त परिचय के साथ उत्तर प्रारंभ करेंगे। फिर इन आंदोलनों में गांधी जी के योगदान की चर्चा करेंगे जिन आंदोलनों की बात ऊपर की गई है, और फिर व्याख्या कीजिए कि कैसे इन आंदोलनों ने गांधी जी को गरीबी के प्रति सहानुभूति वाले एक राष्ट्रवादी के रूप में चिन्हित किया। फिर निष्कर्ष पे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष के पश्चात भारत वापस लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें राजनीति और नेतृत्व की अपनी शैली विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ। गांधी जी ने अनुभव किया कि अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए सत्याग्रह ही एकमात्र व्यवहार तरीका है। उनका यह भी मानना था कि स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के लिए अहिंसा और समाज के गरीब एवं निचले तबके सहित जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो देखिए गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के लिए अहिंसा और समाज के गरीब एवं निचले तबके सहित जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। भारत में उनकी आरंभिक सफल पहलों से पता चलता है कि गरीबों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति। इसको आप लोग निम्न ये जो आंदोलन इससे समझ सकते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह में देखें यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को उन अनुबंधों में शामिल किया जो उन्हें अपनी जोत के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। यह व्यवस्था तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हुआ जिसने नील के बाजार को समाप्त कर दिया, और चंपारण में यूरोपीय बागान मालिकों ने लगान और अन्य अवैध करों की दर में अत्यधिक वृद्धि कर दी। गांधी जी की मांग पर किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया। इसके कारण चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ जिसने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया और आंशिक रूप से किसानों की शिकायतों पर का भी समाधान किया। अब आता है अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। तो देखिए 1918 में गांधी जी अपने गृह राज्य गुजरात में 2 अभियानों में शामिल होते हैं, अहमदाबाद और खेड़ा के जन आंदोलन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जो है अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह इन दोनों के बारे में जो इसमें पॉइंट लिखेंगे उन पॉइंटों से हटकर आपको मैं बताता हूँ, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918 का। तो देखिए गांधी जी ने पहली बार हड़ताल का प्रयोग इसी आंदोलन में किया। दूसरा पॉइंट, अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक अंबालाल साराभाई और के मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था। यहाँ प्लेग फैला होने के कारण मजदूरों को 35% जो है वो बोनस दिया गया, परंतु प्लेग समाप्त होने के पश्चात जो है इसके पश्चात देखिए परंतु प्लेग समाप्त होने के बाद यह बोनस जो है वापस ले लिया गया।
जबकि मजदूरों का कहना था कि विश्व युद्ध के कारण कीमतों में इजाफा हुआ, अतः बोनस वापस नहीं लिया जाना चाहिए। गांधी जी ने मजदूरों का पक्ष लिया। अंततः मामला एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया, जिसने गांधी जी और मजदूरों का पक्ष लिया। और इस पूरे घटनाक्रम में मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन जो है गांधी जी के साथ बनी हुई थी। तो ये तो था आपका अहमदाबाद का जो आंदोलन था। ठीक है, अब आता है दूसरा जो है आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी आपका 1918 का है। देखिए इसमें क्या होता है, इसे गांधी जी का पहला वास्तविक सत्याग्रही आंदोलन कहा जाता है। गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, परंतु सरकार लगान में छूट देने को तैयार नहीं थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अतः गांधी जी ने किसानों का पक्ष लिया और उन्हें कर न देने का आह्वान किया। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक शामिल हुए। आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने निर्देश दिया कि उन्हीं कृषकों से भू राजस्व वसूला जाए जो इसे देने में के योग्य हों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में समाप्त होता है। ठीक है, अब इन तीन आंदोलनों में अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ गांधी जी ने अपनी पद्धति का परीक्षण किया और भारतीय संदर्भ में अपने नेतृत्व की शैली को सुदृढ़ किया। देखिए, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी ने विभिन्न गांवों की यात्राएं की, गांव के लोगों की तरह वस्त्र धारण किए, स्थानीय भाषा में उनसे वार्ता की और अपने श्रोताओं से जुड़े मुद्दों का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त अपनी अभिनव पद्धति और सक्रिय भागीदारी के द्वारा उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, शिक्षित पुरुषों सहित अन्य लोगों को आकर्षित करते हुए लोगों का समर्थन जुटाया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन के दो स्तरों के बीच मध्यस्थता करते हुए इन विभिन्न समूहों के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया और इसके बदले में उन्हें शक्तिशाली प्रांतीय समर्थन प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट है, इन आंदोलनों के दौरान राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, इंदुलाल याग्निक आदि जैसे स्थानीय बुद्धिजीवियों का एक समूह गांधी जी के निकट संपर्क में आया और जनता के बीच उनके दूत के रूप में कार्य किया। इन पहलों ने गांधी जी को एक ऐसे सच्चे राष्ट्रवादी के रूप में स्थापित कर दिया जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। इस छवि का प्रभाव आने वाले वर्षों में महसूस किया गया। इस सद्भावना और अनुभव के संघर्ष ने ही गांधी जी को फरवरी 1919 में उस अलोकप्रिय कानून जो रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध का आह्वान करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे अंग्रेज लागू करने की धमकी दे रहे थे। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्निहित कारण साम्राज्यवादी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता और संघर्ष थे। सविस्तार इसका वर्णन करना है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर आरंभ करेंगे। फिर चर्चा कीजिए कि किस प्रकार साम्राज्यवादी देशों के बीच एक संघर्ष था जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध होता है, और फिर आप निष्कर्ष दे देंगे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पीछे अंतर्निहित कारण कारण जो है वो शाही अभियानों द्वारा उपजे ऐतिहासिक और मध्यवर्ती कारकों के कारण विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच बढ़ता हुआ संदेह और शत्रुता थे। प्रथम विश्व युद्ध के लिए तत्कालिक कारण ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पीछे अंतर्निहित जो कारक रहे हैं उनमें पहला था विश्व युद्ध से पहले संकट। देखिए, मोरक्को संकट, जहां ये 1905-6 का था, जहां इटली, स्पेन और रूस और ब्रिटेन ने फ्रांस का समर्थन किया और बाद में फ्रांस ने मोरक्को की बैंकों और पुलिस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। यह जर्मनी के लिए कूटनीतिक हार थी। इसी तरह वर्ष 1908 का बोस्निया संकट, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी ने कमजोर ऑटोमन साम्राज्य से बोस्निया को हड़प लिया, जिसके कारण रूस का अपमान हुआ। तदुपरांत रूस ने अपना सैन्यीकरण आरंभ कर दिया। वर्ष 1912 और 1913 के प्रथम व द्वितीय बाल्कन युद्धों ने संकट को और बढ़ा दिया। अगला है गठबंधन प्रणालियाँ। देखिए, ट्रिपल अलायंस, जिसमें इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया शामिल थे, तथा फ्रांस एवं रूस के बीच दोहरा गठबंधन ड्यूअल अलायंस, जो इंग्लैंड को शामिल करने के साथ एंटेंट कार्डियल बन गया, इसने यूरोप को दो प्रतिद्वंदी गुटों में विभाजित कर दिया। अगला है सैन्यवाद और हथियारों की दौड़। देखिए, फ्रांस से शुरू होकर यूरोप के देशों ने आत्मरक्षा के नाम पर बड़ी सेनाओं और नौसेनाओं को बनाए रखने और हथियार की दौड़ में शामिल होने की प्रणाली विकसित की। इसने राष्ट्रों के मध्य, विशेष रूप से ब्रिटेन और जर्मनी के मध्य, भय और संदेह उत्पन्न किया। अगला, अफ्रीका और सुदूर पूर्व में औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता। देखिए, यूरोप के देशों ने बाजार पहुंच और कच्चे माल के नए स्रोतों के लिए
प्रत्येक के साथ प्रतिस्पर्धा की। इसके कारण अफ्रीका के लिए संघर्ष हुआ। तब भारत, चीन और मलय क्षेत्रों जैसे एशियाई देशों में प्रतिस्पर्धा हुई। जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश जो इस दौड़ में पीछे रह गए थे, उन्होंने अपने हितों को सुरक्षित रखने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से औपनिवेशिक साम्राज्यवादी नीतियों का पालन किया। अगला इसमें बिंदु है राष्ट्रवाद का। तो देखिए, पूरा यूरोप राष्ट्रवाद की लहर में बह गया, जिसने फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, जर्मनी और फ्रांस तथा यूके, हैम्सबर्ग साम्राज्य और सर्बिया के मध्य स्थापित संबंधों को प्रभावित किया। इन सभी देशों ने गठबंधन निवारक युद्ध और सैन्यवाद का सहारा लेकर स्वयं के रक्षोपाय हेतु प्रयास किए। देखिए, निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, साथ ही इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बीच एक सांस्कृतिक मान्यता यह थी कि युद्ध अच्छा, आवश्यक और गौरवशाली था, और इसने श्रेष्ठता की धारणा को स्थापित किया। प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 1919 के मध्य 4 वर्ष से अधिक समय तक जारी रहा और संपूर्ण विश्व में लगभग 15 से 19 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त प्रथम विश्व युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और इसने बड़े पैमाने पर बीमारी के प्रकोप में योगदान दिया, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है कि उन कारणों को सूचीबद्ध कीजिए जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत को प्रेरित किया, साथ ही इसके परिणामों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को संक्षेप में समझाते हुए उत्तर आरंभ करेंगे, फिर इसकी शुरुआत के पीछे निहित कारणों का उल्लेख करेंगे और फिर इस प्रणाली को शुरू करने के परिणामों पर चर्चा करेंगे और फिर निष्कर्ष चले जाएंगे। देखिए, स्थायी बंदोबस्त वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली थी। इस प्रणाली के तहत राजस्व में कंपनी का हिस्सा जमींदारों के साथ स्थायी रूप से निर्धारित किया गया। राजस्व में कंपनी का हिस्सा जमींदारों के साथ स्थायी रूप से निर्धारित किया गया। जमींदारों को उनके अधिकार वाली भूमि का वंशानुगत स्वामी बनाया गया था। देखिए, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत के पीछे जो निहित कारण थे, उसमें पहला था ऐसे जमींदारों को एक वर्ग विकसित करना जो ब्रिटिश हितों के प्रति वफादार थे। दूसरा, आशा की गई थी कि यह प्रणाली भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगी और क्योंकि अधिकारी स्वेच्छा से मूल्यांकन में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तीसरा, इसका उद्देश्य कंपनी की ओर से प्रशासन में सुगमता सुनिश्चित करना था, क्योंकि राजस्व संग्रह का भार बिचौलियों या जमींदारों को प्रदान किया गया था। देखिए, चौथा पॉइंट, कंपनी के लिए एक निश्चित और स्थिर आय सुनिश्चित करना था। समय समय पर आकलन और निपटान करने पर होने वाले खर्च से सरकार को बचाना था। अगला पॉइंट, यह उम्मीद की गई थी कि संपत्ति का स्वामित्व जमींदारों को कृषि में बड़ा पूंजी निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। कॉर्नवालिस ने सोचा कि कंपनी व्यापार और वाणिज्य पर कर लगाकर अपने राजस्व में वृद्धि कर सकती है। अब देखते हैं, हालांकि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत के परिणाम दूरगामी हुए हैं। क्या दूरगामी परिणाम हुए? पहला, किसानों का शोषण। किसानों को अपनी संपत्ति के अधिकारों का आत्मसमर्पण करने के दोहरे अन्याय का सामना करना पड़ा और उन्हें पूर्णतः जमींदारों की दया पर निर्भर कर दिया गया। जमींदार आधिकारिक कर की दर से बहुत अधिक कर वसूल करते थे। दूसरा, कृषि उत्पादकता में गिरावट हुई। देखिए, जमींदारों द्वारा ध्यान अधिकतम राजस्व संग्रह पर था और उन्होंने कृषि में कोई निवेश नहीं किया और वे कृषि के विकास में बहुत कम रुचि लेते थे। तो क्या होगा, कृषि उत्पादकता में गिरावट आएगी। अनुपस्थित जमींदारी वाद का उदय। देखिए, इसके तहत जब जमींदार राजस्व दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी दौरान कलकत्ता के नए धनी लोगों ने बिना स्थानीय संपर्क के जमीनें खरीदी और नए जमींदार प्रायः अपनी भूमि से अनुपस्थित रहते थे, जिससे किसानों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो ये जो नए जमींदार थे, ये शहरों में रह रहे थे। ठीक है। अगला पॉइंट है सामाजिक असमानता में वृद्धि। इस व्यवस्था ने उच्च वर्गों में सामंतवाद और समाज के निचले वर्गों में दासता को सुदृढ़ किया। अनुपस्थित जमींदारवाद ने ग्रामीण इलाकों में उत्पादित संपत्ति को शहरी केंद्रों में अपवाहित कर दिया, जिससे किसान दयनीय स्थिति में आ गए। अगला है कृषि का व्यवसायीकरण। हम लोग स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की प्रणाली के परिणाम देख रहे हैं, तो अगला परिणाम है कृषि का व्यवसायीकरण। इस व्यवस्था ने भूमि के व्यवसायीकरण को जन्म दिया, जो पहले बंगाल में मौजूद नहीं था। ठीक है। यह व्यवस्था स्थानीय किसानों को कपास, नील और जूट जैसी नगरीय फसलों की कृषि करने के लिए विवश करती थी। देखिए, निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतीय कृषि के लिए स्थायी बंदोबस्त ने फायदे के से ज़्यादा नुकसान का कार्य किया है। इसने किसानों की निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता को जन्म दिया और अंततः यह प्रणाली बंगाल और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अकाल सहित कृषि संकट के योगदान कारकों में से एक बन गई।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 10 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।